वेलकम टू एक्यूमैन। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं R&B का जो 2 अप्रैल को एग्ज़ाम हुआ था उसका सॉल्यूशन, और मैं आपके लिए लेकर आई हूँ सॉल्यूशन सर्वेइंग एंड स्ट्रक्चरल एनालिसिस का। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम हम सॉल्यूशन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले सर्वेइंग का सॉल्यूशन हम डिस्कस करते हैं। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं हम। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इनडायरेक्ट रेंजिंग इज डन व्हेन। इनडायरेक्ट रेंजिंग हम कब करते हैं? दो ऑप्शन उन्होंने दिए हैं हमको स्टेटमेंट के फॉर्म में। फर्स्ट स्टेटमेंट है द स्टेशन आर फार अपार्ट, एंड सेकेंड स्टेटमेंट है द स्टेशंस आर नॉट इंटरविजिबल। सो बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं, क्योंकि इनडायरेक्ट रेंजिंग हम जब करते हैं जब हमें दो स्टेशन इंटरविजिबल होते हैं, हमें दिखाई नहीं देते हैं ड्यू टू कोई भी इंटरवेंशन पॉइंट्स, जैसे कि हिल आ गया बीच में तो उसकी वजह से दो स्टेशंस दिखाई नहीं देंगे, तो उस समय हम इनडायरेक्ट रेंजिंग का यूज़ करते हैं। या फिर जो स्टेशंस हैं बहुत ज़्यादा दूर हैं, ठीक है, तो हम तब इनडायरेक्ट रेंजिंग का यूज़ करते हैं। सो बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। ओके, इसका सॉल्यूशन भी आप देख सकते हैं, दिया गया है इनडायरेक्ट रेंजिंग में। इनडायरेक्ट रेंजिंग इज पॉसिबल व्हेन द एंड्स ऑफ ए लाइन आर नॉट इंटरविजिबल एज इन द केस व्हेन ए हिल, ग्राउंड, और व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन द स्टेशंस आर सो लार्ज दैट दे आर नॉट क्लियरली इंटरविजिबल। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम। Which of the following statements are true when the chain is not pulled correctly and straightened before measurement? अगर हमने कोई भी सर्वे के वक्त हमने चेन का यूज़ किया और आपने चेन को प्रॉपरली पुल नहीं किया या उसको स्ट्रेट चेन को ले नहीं किया ग्राउंड सरफेस के ऊपर, तो फिर कौन सा स्टेटमेंट इनमें से करेक्ट है? तो पहला स्टेटमेंट उन्होंने बोला है द मेजर्ड लेंथ विल ऑलवेज बी मोर। सेकेंड स्टेटमेंट द मेजर्ड लेंथ विल ऑलवेज बी लेस। द एरर इज क्यूमुलेटिव, द एरर इज कंपेंसेटिव। तो हम अगर देखें तो अगर हमने चेन को ग्राउंड सरफेस पे ले किया है और वो स्ट्रेट नहीं है, या फिर आपने बहुत उसको पुल नहीं किया है ना, एकदम पुल नहीं किया है, बीच में हो सकता है अनड्यूलेटेड सरफेस हो, तो उस ग्राउंड का शेप उसने ले लिया हो, है ना, और किसी भी कारणवश हो सकता है चेन वहाँ मुड़ गई हो, आपने प्रॉपर उसको पुल नहीं किया है, तो उस समय जो लेंथ मेजर होगी वो मोर होगी। मोर लेंथ विल बी मेजर्ड। तो वो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो तो करेक्ट हुआ है। और स्टेटमेंट कोई करेक्ट है क्या? हाँ, एक थर्ड स्टेटमेंट भी करेक्ट है, द एरर इज क्यूमुलेटिव। जो एरर होगा वो क्यूमुलेटिव फॉर्म में इंक्रीज करता जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे दो स्टेटमेंट्स करेक्ट आ रहे हैं, फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। द मैग्नेटिक बियरिंग ऑफ ए लाइन इज 177 डिग्री 30 मिनट इफ द डेक्लिनेशन इज 2 डिग्री 30 ईस्ट, द ट्रू बियरिंग वुड बी। सो उसके लिए हम सॉल्यूशन को डिस्कस करते हैं। हम कोऑर्डिनेट सिस्टम ड्रॉ करते हैं। ये है आपका क्या, ट्रू नॉर्थ, और ये है आपका ट्रू साउथ। यहाँ पर है ईस्ट, यहाँ पर है वेस्ट। उसने हमको बोला है कि जो मैग्नेटिक बियरिंग है कोई भी लाइन की वो 177 डिग्री 30 मिनट है। सो सबसे पहले हम मैग्नेटिक नॉर्थ एंड मैग्नेटिक साउथ को ड्रॉ कर लेते हैं, और उसने डेक्लिनेशन बोला है 2 डिग्री 30 मिनट ईस्ट है ना। सो ट्रू नॉर्थ एंड मैग्नेटिक नॉर्थ के बीच में जो डेल्टा एंगल है, डेक्लिनेशन है, वो कितना गिवन है, 2 डिग्री 30 मिनट ईस्ट। सो इसका मतलब वो इधर पर होने वाला है, मैग्नेटिक नॉर्थ एंड मैग्नेटिक साउथ। ओके, और जो डेल्टा के वैल्यू डेक्लिनेशन है वो कितना गिवन है हमारे पास, 2 डिग्री 30 मिनट, डेल्टा इक्वल्स टू। ओके, अभी जो लाइन है उसका मैग्नेटिक बियरिंग 177 डिग्री 30 मिनट है ना। सो उसको हम नॉर्थ से मेजर करेंगे, है ना। सो नॉर्थ में मैग्नेटिक नॉर्थ से, तो उसकी जो बियरिंग है वो कितनी गिवन है, मैग्नेटिक नॉर्थ से हमें गिवन है 177 डिग्री 30 मिनट। क्लियर? और ये जो कोई भी लाइन होगी, ए बी लाइन है, उसका जो मैग्नेटिक बियरिंग है सो वो कितना गिवन है, 177 डिग्री 30 मिनट।
तो मुझे क्या कैलकुलेट करना है, ट्रू बियरिंग कैलकुलेट करना है। तो फॉर्मूला क्या होता है, ट्रू बियरिंग इक्वल्स टू मैग्नेटिक बियरिंग प्लस माइनस डेक्लिनेशन। सो जो डेक्लिनेशन है वो ईस्ट तरफ है, सो पॉजिटिव में काउंट होगा, तो क्या हो जाएगा हमारा आंसर 177 डिग्री 30 मिनट प्लस 2 डिग्री 30 मिनट, सो आंसर विल बी 180 डिग्री। सो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर क्वाड्रेंटल बियरिंग। तो क्वाड्रेंटल बियरिंग या फिर रिड्यूस्ड बियरिंग जिसको हम कहते हैं, कौन सा स्टेटमेंट उसके लिए करेक्ट है। हमें पता है क्वाड्रेंटल बियरिंग जो वेरी करता है वो क्वाड्रेंट वाइज करता है। एक क्वाड्रेंट जो वेरी करता है वो 0 to 90 डिग्री वेरी करता है ना। और इसमें जो बियरिंग्स होती हैं वो मेजर्ड होती हैं या तो नॉर्थ से या तो साउथ से। तो हमें ये ऑप्शन तो पता चल गया है कि जो बियरिंग मेजर होती है या तो नॉर्थ से होगा और साउथ से, हम दोनों में से कर सकते हैं। मीन्स अगर हम ऑप्शन देखें तो दो ऑप्शंस हमें थोड़े करेक्ट लगेंगे। फर्स्ट ऑप्शन है नॉर्थ साउथ, मतलब नॉर्थ साउथ से तो मेजर हो रहा है एंगल, तो नीचे के जो दो ऑप्शन है वो इनकरेक्ट है। अब उसने आगे भी बोला है एज एक्यूट एंगल, एज ऑब्ट्यूस एंगल। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है जब क्वाड्रेंटल बियरिंग होती है वो वेरी करती है, उसकी रेंज 0 to 90 डिग्री, मतलब ऑब्वियस सी बात है कि वो कौन सा एंगल होगा, एक्यूट एंगल होगा। तो ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट, मतलब एंगल लेस देन 90 डिग्री और 90 डिग्री। सो ऑप्शन 1 इज करेक्ट, ए ऑप्शन इज करेक्ट। क्या है ऑप्शन, दे आर ऑलवेज मेजर्ड फ्रॉम नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन एज एक्यूट एंगल। ओके, चलिए इसका सॉल्यूशन भी दिया गया है तो आप इसको रीड कर सकते हैं। मैंने आपको बताया क्वाड्रेंटल बियरिंग ऑफ लाइन कैन वेरी फ्रॉम 0 डिग्री टू 90 डिग्री, और मैंने आपको पहले ये भी बता दिया था क्वाड्रेंटल बियरिंग को ही रिड्यूस बियरिंग भी बोलते हैं हम, है ना। इसको मेजर करते हैं फ्रॉम नॉर्थ एंड और द साउथ एंड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम डिस्कस करते हैं। इन कंपासिंग द एरर ड्यू टू लोकल अट्रैक्शन इज और एन। ठीक है, सो लोकल अट्रैक्शन से जो एरर आता है वो नेचुरल होता है या फिर मैनमेड होता है। वो किसकी वजह से आता है आपको पता है। अगर कहीं पर भी सर्वे हो रहा है, कंपास हम यूज़ कर रहे हैं, कंपास सर्वेइंग कर रहे हैं, और कोई भी इलेक्ट्रिक पोल वहाँ पर है, टैंक है, ठीक है, इलेक्ट्रिक जो केबल है वो पास हो रही है और एक्सेट्रा बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, उसकी वजह से कंपास की निडल डिफ्लेक्ट करेगी और वहाँ पे एरर आएगा। सो इट कैन बी नेचुरल एरर और ह्यूमन या मैन मेड एरर। ठीक है, लेकिन ये जो एरर होता है वो किस टाइप का होता है, वो क्यूमुलेटिव या फिर सिस्टमैटिक, इंस्ट्रूमेंटल या पर्सनल, इनमें से कौन सा एरर हम काउंट करेंगे, तो वो होता है आपका कौन सा, सिस्टमैटिक एरर। फॉर एग्जाम्पल किसी स्टेशन पर 2 डिग्री का एरर आया है, अगर आप कंपास को दूसरे स्टेशन पर शिफ्ट करेंगे तो उस समय भी जो एरर है वो कितना रहेगा, 2 डिग्री का ही रहेगा। तो ये जो एरर रहेगा वो क्या कहलाता है, सिस्टमैटिक एरर कहलाता है ना। सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। सेंटरिंग द थियोडोलाइट मीन्स, सेंटरिंग द थियोडोलाइट मीन्स इसका मतलब क्या है। अगर कोई स्टेशन पर हमने थियोडोलाइट को सेट किया तो उसके लिए पहले आपने ट्राइपॉड को प्लेस किया ग्राउंड सरफेस पे, और ग्राउंड सरफेस पे आपको पॉइंट पता होगा जहाँ से आपको सर्वे स्टार्ट करना होगा, है ना। सो वहाँ पे आपको पहले थियोडोलाइट को क्या करना पड़ेगा, फिक्स करना पड़ेगा, प्लेस करना पड़ेगा ट्राइपॉड के ऊपर। ठीक है, तो अब आपको ग्राउंड पे तो वो पॉइंट पता है, लेकिन ग्राउंड के पॉइंट को क्या करना है, आपको सेंटरिंग करना होगा जिससे थियोडोलाइट एंड ग्राउंड का जो पॉइंट है वो एक लाइन पे लाई करे। तो उसके लिए हम किसका यूज करते हैं, आपने कभी भी सर्वे किया होगा, प्लम बॉब का यूज करते हैं। ठीक है, तो सेंटरिंग का मतलब क्या होता है, सेटिंग द थियोडोलाइट एग्जैक्टली ओवर द स्टेशन मार्क। जो ग्राउंड पे जो स्टेशन मार्क है उसी एग्जैक्टली उस पॉइंट पे आपको थियोडोलाइट को प्लेस करना है, तो उसके लिए हम प्लम बॉब का यूज करते हैं और उस प्रोसेस को हम सेंटरिंग बोलते हैं। क्लियर हुई बात, इसलिए ए ऑप्शन करेक्ट है, बाकी के जो 3 ऑप्शन है वो गलत है। क्लियर, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट।
नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर फॉल्स फॉर प्लेन टेबल सर्वेइंग। ठीक है, तो प्लेन टेबल सर्वेइंग में उसने जो ये दो स्टेटमेंट बोला है वो मेथड ऑफ प्लेन टेबल सर्वेइंग का है। हम देख लेते हैं, आप देख रहे हैं दो मेथड नजर आ रहे हैं, एक रिसेक्शन मेथड है और एक रेडिएशन मेथड है। 5 मेथड होते हैं जिनमें 2 मेथड का उन्होंने यहाँ पे नाम लिया है। ठीक है, अभी आप आगे देखें तो 2 पॉइंट प्रॉब्लम एंड 3 पॉइंट प्रॉब्लम की भी बात हो रही है। अब स्टेटमेंट को हम रीड करते हैं। 2 point problem is a special case of resection method of plane table surveying. Second statement है 3 point problem is a special case of radiation method of plane table surveying. आपको स्टेटमेंट देखना है, तो फर्स्ट जो ऑप्शन है यहाँ पे वो तो करेक्ट है और सेकंड ऑप्शन भी गलत है। क्यों? क्योंकि जो रिसेक्शन मेथड होता है उसके 2 स्पेशल केसेस होते हैं, 2 पॉइंट प्रॉब्लम एंड 3 पॉइंट प्रॉब्लम। तो इन्होंने यहाँ पे फॉल्स स्टेटमेंट पूछा है आपसे, तो जो सेकंड स्टेटमेंट है वो फॉल्स है ना, क्योंकि जो 3 पॉइंट प्रॉब्लम होता है वो केस होता है किसका, रिसेक्शन मेथड का। क्लियर हुई बात? सो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो स्टेटमेंट नंबर 2 है वो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट, ओनली स्टेटमेंट नंबर 2 इज रॉन्ग। क्लियर हुई बात? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। While balancing a traverse, Bowditch rule is applied when? जब हम ट्रवर्स को बैलेंस करते हैं तो बोडिच रूल जब हम अप्लाई करते हैं तो उस समय उन्होंने 4 ऑप्शन आपको दिए हैं। द एंगुलर एंड लीनियर मेजरमेंट्स आर डीम्ड टू हैव इक्वल प्रिसिशन, एंगल्स मेजर्ड टू ग्रेटर प्रिसिशन देन द लेंथ, एंगल्स आर मेजर्ड वेरी प्रिसाइसली, लोकल अट्रैक्शन इज 0 डिग्री, है ना। तो इनमें से आपको सिलेक्ट करना है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो इसके लिए फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट। आप इसका सॉल्यूशन भी देख सकते हैं, मैंने एक्सप्लेन किया है यहाँ पे, और यहाँ पे लिखा हुआ है दिस मेथड इज यूज्ड वेयर एंगुलर एंड लीनियर मेजरमेंट बोथ आर टेकन विथ सेम प्रिसिशन। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। An automatic level address to, जो ऑटोमेटिक लेवल होता है उसको हम क्यों यूज करते हैं। ठीक है, सो आपने बहुत सारे टाइप के लेवल पढ़े हैं, डंपी लेवल पढ़ा है आपने, वाई लेवल पढ़ा है, टिल्टिंग लेवल पढ़ा है, उनमें से एक आपका ऑटोमेटिक लेवल है। इसको हम क्यों यूज करते हैं? तो इसको यूज करा जाता है एन इम्प्रॉपर लाइन ऑफ साइट के लिए। याद रखिएगा, अगर लाइन ऑफ साइट इम्प्रॉपर है तो उसके लिए हम ऑटोमेटिक लेवल का यूज करते हैं, है ना। और जो सेकंड और थर्ड ऑप्शन दिए उन्होंने इम्प्रॉपर बाइसेक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड फॉल्टी सेंटरिंग, नहीं, इसके लिए यूज नहीं करते हैं। अगर इम्प्रॉपर लाइन ऑफ साइट है किसी भी वजह से तब हम ऑटोमेटिक लेवल का यूज कर सकते हैं। सो याद रखिएगा, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, ओनली स्टेटमेंट नंबर 1 इज करेक्ट। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर ट्रू व्हाइल टेकिंग ए चेंज पॉइंट ड्यूरिंग लेवलिंग। ठीक है, सो हमारे पास 4 ऑप्शन है, हम डिसाइड करते हैं। आपको पता है जब आप सर्वे करते हैं, लेवलिंग करते हैं जब आप, तो उस समय आप इंस्ट्रूमेंट को एक स्टेशन पर सेट करते हैं और फिर जब आपको सेकेंड स्टेशन पर शिफ्ट करना होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, चेंज पॉइंट बोलते हैं। तो उस समय उस चेंज पॉइंट के दौरान आप कौन कौन सी रीडिंग कलेक्ट करते हैं उसके बारे में उन्होंने ये कुछ 4 स्टेटमेंट दिए हैं, आपको उनमें से सिलेक्ट करना है। ठीक है, तो हम कौन कौन सी रीडिंग, वैसे तो हमें पता है कौन कौन सी हम उस समय रीडिंग कलेक्ट करते हैं, एक फोर साइड, एक बैक साइड करते हैं, एक इंटरमीडिएट साइड रीडिंग हम कलेक्ट करते हैं। ठीक है, तो जब हमारा इंस्ट्रूमेंट एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पर शिफ्ट होता है तो उस समय पहली रीडिंग हम कलेक्ट करते हैं वो होती है आपकी फोर साइट इज टेकन बिफोर शिफ्टिंग द इंस्ट्रूमेंट। इंस्ट्रूमेंट को शिफ्ट करने से पहले आखिरी रीडिंग ली जाती है सेम स्टेशन सेम पॉइंट पर, है ना, और उस समय जो रीडिंग होती है वो फोर साइट रीडिंग कहलाती है। ठीक है,
और फिर एक जैसे ही स्टेशन पर दूसरे स्टेशन पर आपने शिफ्ट कर दिया इंस्ट्रूमेंट को, उस समय जो रीडिंग ली जाती है वो पहली रीडिंग होती है बैक साइड रीडिंग। ओके, सो यहाँ पे अगर हम ऑप्शंस देखें तो 4 साइट इज टेकन बिफोर शिफ्टिंग द इंस्ट्रूमेंट, ये ऑप्शन एकदम करेक्ट है। और थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है, बैक साइट इज टेकन आफ्टर शिफ्टिंग द इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, तो 2 स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्लियर? चलिए अब हम डिस्कस करते हैं स्ट्रक्चरल एनालिसिस के सॉल्यूशंस। क्वेश्चन हमारे सामने है, द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट इक्वेशंस टू बी सेटिस्फाइड फॉर स्टैटिक इक्विलिब्रियम इन ए स्पेस स्ट्रक्चर इज। सो नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट इक्वेशन पूछ रहा है वो, और वो स्टैटिक इक्विलिब्रियम कंडीशन स्पेस स्ट्रक्चर के लिए, तो वो कितनी होती हैं? 6 होती हैं। तो हम एक बार इसके सॉल्यूशन भी आप देख लीजिए, कौन कौन सी 6 इक्वेशंस होती हैं। आप देखें यहाँ पे समीशन ऑफ एफ एक्स इक्वल्स टू 0, समीशन ऑफ एफ वाई इक्वल्स टू 0, समीशन ऑफ एफ जेड इक्वल्स टू 0, समीशन ऑफ एम एक्स इक्वल्स टू 0, एम वाई इक्वल्स टू 0 एंड एम जेड इक्वल्स टू 0। तो 6 नंबर ऑफ इक्वेशंस का हम यूज करते हैं, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। Which of the following method is not a force method? So इनमें से वो पूछ रहा है कि कौन से जो चारों में से जो मेथड है वो फोर्स मेथड नहीं है। तो एक बार आप चेक करें, जो बी, सी और डी है वो जो मेथड है वो फोर्स मेथड है, और जो ए ऑप्शन है वो डिस्प्लेसमेंट मेथड है। तो ए ऑप्शन इसके लिए करेक्ट है। इसका सॉल्यूशन आप देख लीजिए, मैंने प्रॉपर बाइफरकेट किया है। जो फोर्स मेथड होता है उसको ही हम कंपैटिबिलिटी मेथड या फिर फ्लेक्सिबिलिटी मेथड भी बोलते हैं, और उसके ये एग्जांपल्स हैं। डिस्प्लेसमेंट मेथड को हम इक्विलिब्रियम मेथड और स्टिफनेस मेथड भी बोलते हैं, उसके एग्जांपल्स ये हैं। ठीक है, तो स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड जो क्वेश्चन में पूछा गया था वो डिस्प्लेसमेंट मेथड होता है, या फिर इक्विलिब्रियम मेथड, या फिर स्टिफनेस मेथड होता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। द हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट ऑफ ए 2-hinged पैराबोलिक आर्च of span L and rise H carrying a UDL of W per unit run over the entire span is। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है बी, WL²/8H। उसको एक्सप्लेन करने के लिए मैं सॉल्यूशन लेकर आई हूँ आपके लिए कि ये 2-hinged पैराबोलिक आर्च है, इसमें हमें हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट फाइंड आउट करना है, तो उसकी वैल्यू है WL²/8H। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट, हाउ मैनी कंस्ट्रेंट्स आर देयर इन ए फिक्स सपोर्ट इन ए 3-dimensional सिस्टम। सो नंबर ऑफ कंस्ट्रेंट्स कितने होते हैं? 6 होते हैं। मतलब जो अननोन रिएक्शंस जो हम कैलकुलेट करते हैं फिक्स सपोर्ट पर और 3-dimensional सिस्टम है, तो कौन कौन से रिएक्शंस हम कैलकुलेट करते हैं? RX, RY, RZ, MX, MY, MZ। ठीक है, तो नंबर ऑफ 6 नंबर ऑफ रिएक्शंस आर यूज्ड या कैलकुलेटेड। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। ए बीम कर्व्ड इन द प्लान इज डिजाइन्ड फॉर। अगर प्लान में बीम कर्व्ड है तो वो डिजाइन होती है फॉर बेंडिंग मूवमेंट, शेयर एंड टॉर्शन। सो याद रखिएगा, डी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैक्सवेल्स रेसिप्रोकल थ्योरम इज वैलिड फॉर। सो हमारे पास 4 ऑप्शन है, ऑल स्टैटिकली डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर, ऑल स्ट्रक्चर्स, ऑल इलास्टिक स्ट्रक्चर्स, या ऑप्शन नंबर डी, ऑल स्ट्रक्चर्स विथ लीनियर फोर्स डिस्प्लेसमेंट रिलेशन। तो जिसका करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर डी है, ऑल स्ट्रक्चर्स विथ लीनियर फोर्स डिस्प्लेसमेंट रिलेशन। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। इसका सॉल्यूशन भी दिया हुआ है। What does the influence line diagram for the bending moment indicate? ठीक है, सो हमारे पास 2 स्टेटमेंट हैं। बेंडिंग मूवमेंट एट एनी सेक्शन ऑन द स्ट्रक्चर फॉर ए गिवन लोड पोजीशन। नो, कोई भी गिवन लोड पोजीशन के लिए आपने बेंडिंग मूवमेंट कैलकुलेट किया है तो वो इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम नहीं होता है बेंडिंग मूवमेंट के लिए।
और सेकंड ऑप्शन क्या है, बेंडिंग मोमेंट एट ए गिवन सेक्शन फॉर एनी पोजीशन ऑफ पॉइंट लोड, है ना, कोई भी सेक्शन पर आप बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट कर रहे हो और जो पॉइंट लोड है उसकी कोई भी पोजीशन हो सकती है, वो मूव करता है, मूविंग लोड होता है ना, सो वो हमें क्या इंडिकेट करता है, वो इंडिकेट करता है इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम फॉर बेंडिंग मोमेंट। सो ऑप्शन नंबर 2 या फिर स्टेटमेंट नंबर 2 इज करेक्ट एंड ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। जनरली डिग्री ऑफ इंटरनल इनडिटर्मिनेसी ऑफ बीम इज, हम बीम में इनडिटर्मिनेसी कैलकुलेट करते हैं, तो इंटरनली करते हैं हम बीम में इनडिटर्मिनेसी कैलकुलेट करते हैं, इंटरनल इनडिटर्मिनेसी, एक्सटर्नल इनडिटर्मिनेसी। तो बीम के लिए इंटरनल इनडिटर्मिनेसी हमेशा 0 होती है, क्योंकि जो भी इंटरनल रिएक्टिव फोर्सेस होते हैं, शेयर फोर्स, बेंडिंग मोमेंट, वो इजीली कैलकुलेट हो जाते हैं, तो उसकी वैल्यू हमेशा बीम के लिए 0 होती है ना। उसके लिए मैंने एक्सप्लेनेशन भी यहाँ पर दिया हुआ है, आप स्टेटमेंट्स भी रीड कर सकते हैं। इन ए स्ट्रक्चर इंटरनल रिएक्टिव फोर्स मीन्स बेंडिंग मोमेंट, शेयर फोर्स, एक्सियल फोर्स, ठीक है। सो अभी इसमें जो बेंडिंग मोमेंट, शेयर फोर्स होता है वो इजीली कैलकुलेट हो जाता है, तो इसलिए हमेशा इंटरनल इनडिटर्मिनेसी जो होती है बीम के केस में वो हमेशा 0 होती है। क्लियर हुई बात? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। ए प्रॉप्ड कैंटिलीवर बीम विथ प्रॉप्ड रोलर सपोर्ट इज इंडिटर्मिनेट एक्सटर्नली ऑफ, तो इसका ऑप्शन जो है वो ए ऑप्शन करेक्ट है, 1 डिग्री। तो मैम ये कैसे आया उसको हम कैलकुलेट करके देख लेते हैं, ठीक है। हम एक केस कंसिडर करते हैं फॉर वर्टिकल लोडिंग एंड एक केस हम कंसिडर करते हैं फॉर जनरल लोडिंग। दोनों के लिए ऑप्शन ए करेक्ट आएगा। अगर हम माने फॉर वर्टिकल लोडिंग, डायग्राम प्लॉट करते हैं हम, फॉर वर्टिकल लोडिंग फिक्स सपोर्ट पे नंबर ऑफ रिएक्शंस कौन कौन सी होंगी, एक होगी वर्टिकल और एक होगा मूवमेंट, मतलब 2 इधर पर हो गई रिएक्शंस, और रोलर पे सिर्फ वर्टिकल होगी, दैट इज 1, ठीक है। सो हमें कैलकुलेट करना है DSE इक्वल्स टू, फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ, टोटल नंबर ऑफ रिएक्शंस माइनस इक्विलिब्रियम कंडीशन, ठीक है। सो वर्टिकल लोडिंग के लिए नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम कंडीशंस आप कितनी यूज करने वाले हो, 2। कौन कौन सी नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम कंडीशन आप यूज करेंगे, समेशन ऑफ Fy इक्वल्स टू 0, समेशन ऑफ M इक्वल्स टू 0, ओके। और R की वैल्यू कितनी है, टोटल नंबर ऑफ रिएक्शंस कितने हैं, 3 माइनस 2 इक्वल्स टू 1। सो 1 डिग्री से वो डिटर्मिनेट है, सो 1 डिग्री से वो इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर है। क्लियर हुई बात? चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं फॉर जनरल लोडिंग। अगेन हम डायग्राम ड्रॉ करेंगे। जनरल लोडिंग के केस में जो नंबर ऑफ रिएक्शंस हो जाएंगी वो चेंज हो जाएंगी। यहाँ पे वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल एंड मूवमेंट, मतलब 3 नंबर ऑफ रिएक्शंस यहाँ पर रहेंगी, एंड रोलर पर ओनली वर्टिकल, मतलब ओनली 1 रिएक्शन। अगेन हम फॉर्मूला पुट करते हैं, सो DSE हमें यहाँ पे मिलेगा कितना, R माइनस R, नंबर ऑफ, टोटल नंबर ऑफ रिएक्शंस कितनी है, 4, और नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम कंडीशंस कितनी होंगी, 3। कौन कौन सी होंगी, समेशन ऑफ F of x इक्वल्स टू 0, समेशन ऑफ F of y इक्वल्स टू 0, समेशन ऑफ मूवमेंट इक्वल्स टू 0, ओके। सो 4 minus 3 equals to 1. So option number A is correct. Clear? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। ए ट्रस कंटेनिंग J point and M members will be a simple और perfect truss if, तो ऑप्शन ए तो करेक्ट है। हम एक बार देख भी लेते हैं इसका सॉल्यूशन। परफेक्ट ट्रस के लिए जो कंडीशन होती है
वो m इक्वल्स टू 2j माइनस 3 होती है। ठीक है, परफेक्ट ट्रस्ट कौन सा होता है? अगर आप स्टेटमेंट देखें, ए ट्रस्ट दैट हैज गॉट इनफ मेंबर्स टू रेजिस्ट द लोड विदाउट अंडरगोइंग डिफॉर्मेशन इन इट्स शेप इज कॉल्ड परफेक्ट ट्रस्ट। ओके, सो मैं आपको एक डायग्राम बना के बताती हूँ एग्जाम्पल लेके। ये देखिए कोई ट्रस है, ठीक है। अब मैं यहाँ कंडीशन पुटअप करती हूँ m इक्वल्स टू 2j माइनस 3। हम चेक करते हैं ये परफेक्ट ट्रस है या नहीं। ठीक है, सो यहाँ पे कितने मेंबर्स हैं? आप काउंट करें तो 5 मेंबर्स हैं। ज्वाइंट्स कितने हैं? 1 2 3 4 ज्वाइंट्स हैं हमारे पास। सो कितना हो जाएगा? 8 माइनस 3 इक्वल्स टू 5। इसका मतलब ये कौन सा ट्रस है? ये परफेक्ट ट्रस है। ठीक है, तो परफेक्ट ट्रस की जो इक्वेशन होती है, कंडीशन होती है, वो m इक्वल्स टू 2j माइनस 3 होती है। क्लियर हुई बात? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। एट ए जॉइंट सेवरल मेंबर्स मीट, इफ एनी एक्सटर्नल मूवमेंट इज अप्लाइड एट दैट जॉइंट देन इट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द मेंबर्स। तो हमने मूवमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड पढ़ा है, उसमें हम क्या करते हैं? स्टिफनेस कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो ये उसी पर बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया है, तो हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। इसमें आप देखेंगे ये कोई एक फ्रेम है, ये जॉइंट है, इस मेंबर पर कोई मूवमेंट आ रहा होगा। ठीक है, तो वो इन तीनों मेंबर में डिस्ट्रीब्यूट होगा। जब वो तीनों मेंबर में डिस्ट्रीब्यूट होगा अकॉर्डिंग टू देयर स्टिफनेस। अगर फार एंड फिक्स्ड होता है, अगर इस जॉइंट से अपन देखें डी वाला एंड फार एंड फिक्स्ड है, तो उसकी स्टिफनेस की वैल्यू होती है 4EI/L। अगर फार एंड हिंज्ड है तो उसके लिए स्टिफनेस की वैल्यू होती है 3EI/L। क्लियर हुई बात? इस पैरामीटर्स पर ये जो मूवमेंट है वो तीनों मेंबर में डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा? इन प्रोपोर्शन टू देयर स्टिफनेस। क्लियर हुई बात? तो ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। द स्लोप एंड डिफ्लेक्शन मेथड इज मेनली यूज्ड फॉर ऑप्शन है हमारे पास। स्लोप एंड डिफ्लेक्शन मेथड हम कहाँ यूज करते हैं? आप थोड़ा सा आप भी सोचिए। इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसमें बीम फ्रेम, हम वहां पर स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड का यूज करते हैं फॉर एनालाइजिंग दी बीम एंड फ्रेम्स। ओके, एनालाइजिंग में हम क्या कैलकुलेट करते हैं? शेयर फोर्स, बेंडिंग मूवमेंट, फिर डायग्राम ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप ऑप्शंस एक बार चेक करिए। फाइंडिंग स्लोप एंड डिफ्लेक्शन ऑफ डिटरमिनेट बीम, नहीं, डिटरमिनेट स्ट्रक्चर्स के लिए तो करते ही नहीं है, हम यूज इंडिटरमिनेट के लिए करते हैं। फाइंडिंग स्लोप एंड डिफ्लेक्शन ऑफ इंडिटरमिनेट बीम, हाँ करेक्ट तो है, बट हम बात करें कि आगे भी हमारे पास उन्होंने बोला है फाइंडिंग स्लोप एंड डिफ्लेक्शन। अकेले स्लोप एंड डिफ्लेक्शन हम कैलकुलेट नहीं करते हैं, हम एनालाइज करते हैं, वहाँ पे बेंडिंग मोमेंट एंड शियर फोर्स कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, सो एनालाइजिंग डिटरमिनेट फ्रेम स्ट्रक्चर, नो इट इज रॉन्ग। देन उसके बाद एनालाइजिंग इंडिटरमिनेट फ्रेम स्ट्रक्चर, डी ऑप्शन इज करेक्ट। आप यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट शियर फोर्स कैलकुलेट करते हो किसकी मदद से? जो आपने स्लोप एंड डिफ्लेक्शंस कैलकुलेट किया है, थीटा की वैल्यू कैलकुलेट की है, वहाँ पे आप उसको यूज करते हो और बेंडिंग मोमेंट एंड शियर फोर्स कैलकुलेट करते हो। तो इस जो इसका करेक्ट ऑप्शन है वो है एनालाइजिंग इंडिटरमिनेट फ्रेम स्ट्रक्चर्स। ओके, ठीक है, सो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। So thank you very much for watching this video. Thank you everyone.